Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the 8th lecture of human reproduction. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी मैमल्स की। मेमोरी ग्लैंड्स मेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है और फीमेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल के अंदर नॉन फंक्शनल होती है, फीमेल के अंदर ये एक्टिवेट होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हर एक जो मेमोरी ग्लैंड है इसके 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने, ग्लैंडुलर पार्ट, एडिपोज पार्ट एंड कनेक्टिव पार्ट। जो साइज होता है ब्रेस्ट का, जिसको हम मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है एडिपोज पार्ट के ऊपर। ठीक है, हर एक जो मेमोरी ग्लैंड थी वो डिवाइड थी 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, और हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स थी, और उन क्लस्टर ऑफ सेल को हमने बोला था एल्वेओलाई, जो कि मिल्क सीक्रेट करती थी मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर एक डक्ट बनाते थे, जिसको हमने बोला था मेमोरी डक्ट। और ये जो मेमोरी डक्ट है ये स्ट्रक्चर बनाती थी एक सोलन स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला था एम्पुला, और एम्पुला के अंदर मिल्क टेम्परेरी स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो एम्पुला है, एम्पुला से जो डक्ट कंटिन्यू हुई थी उसको हमने बोला था लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि आउटसाइड ओपन होती है। हर एक मेमोरी ग्लैंड सराउंड करती थी एक डार्क पिगमेंटेड एरिया को, जिसको हमने बोला था एरियोला। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी हमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जैसे कि जो स्ट्रोमा है, ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमा पार्ट था वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था, एक आउटर पार्ट और दूसरा इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हमने बोला था कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हमने बोला था मेडुला। मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट थी, और जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जिसको ग्राफियन फॉलिकल को ही हमने मैच्योर फॉलिकल बोला था। जब एलएच सर्ज आएगा, यानी कि जब एलएच का अमाउंट बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज होगा, तो रप्चरिंग होगी ग्राफियन फॉलिकल की, जिससे कि रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। और जो रिमेनिंग पार्ट था ग्रेनुलोसा सेल का एंड थीका सेल का, उसको हमने बोला था कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है अलोंग विद लिटिल एस्ट्रोजन रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो आज हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी और एक व्हाइट बॉडी बनाएगी, जिसको हमने बोला था कॉर्पस एल्बिकेंस। ये सारी की सारी कहानी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। और मैंने आपको बोला था अगर आपको oogenesis और पूरे की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझनी है अच्छे से, तो आपने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से याद करना होगा। तो आई होप आपने मेरी बात मानी होगी और आपने बहुत अच्छे से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। ठीक है, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया था, ऐसे ही हम करेंगे oogenesis। ठीक है, और दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, ठीक है, जहां पर स्पर्म बन रहे थे, आज हम पढ़ेंगे oogenesis, और oogenesis की प्रोसेस में क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का बनना शुरू कब होता है, प्यूबर्टी पर, और थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। एक बात समझ में आई। लेकिन oogenesis में क्या डिफरेंस है बच्चे, oogenesis में जो ओवम बनता है, जब ओवम बनता है, एक तो ये ओवम की जो बनने की जो प्रोसेस है, ये कब शुरू होगी, ओवम की बनने की प्रोसेस बर्थ से पहले ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि oogenesis कब स्टार्ट होता है, तो जो oogenesis है, जो प्रोसेस है फॉर्मेशन, ओवम की फॉर्मेशन की, ये बर्थ से पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कब होगी, अब बताओ कंप्लीट कब होगी, कंप्लीट तब होगी जब स्पर्म अराइव करेगा। अगर स्पर्म नहीं आया तो ओवम कभी बनता ही नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये जो बात है हम आज डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रेगनेंसी हुई, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो किस हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, किस हार्मोन का लेवल कम होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं oogenesis। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और समझिए oogenesis। ठीक है, oogenesis को समझिए
तो जैसे कि oogenesis, oogenesis बच्चे नाम से ही आपको पता चल रहा है, oogenesis मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है। oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। oogenesis का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर गैमीट, ठीक है। हम मैच्योर गैमीट की बात कर रहे हैं। मैच्योर गैमीट को आप ooted भी बोलते हो, ठीक है। मैच्योर गैमीट को आप क्या बोलते हो? ooted भी बोलते हो। तो मैंने आपको बताया कि oogenesis यानी कि इसकी जो प्रोसेस होती है वो कब शुरू होती है? तो ये जो प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ शुरू होती है, लेकिन कंप्लीट तब भी होगी जब स्पर्म अराइव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर देखिए। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल क्या होते हैं पहले तो ये समझिए, उसके बाद ही आपको क्या समझ में आएगा? oogenesis आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी लास्ट क्लास को मैं आज रिवाइज नहीं कराऊंगी, हम लास्ट क्लास को ही आज की क्लास के अंदर मर्ज करके चलेंगे, ठीक है। तो देखो oogenesis का मतलब है गैमीट का बनना। oogenesis का मतलब क्या है? गैमीट का बनना। अब ये गैमीट के बनने की जो प्रोसेस है ये कब शुरू हो जाती है बच्चे? ये शुरू हो जाती है बच्ची की सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब सेकंड मंथ होगा प्रेगनेंसी का तभी ही फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। एंड बाय द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ, ठीक है, फिफ्थ मंथ या फिर 5.5 मंथ के आसपास आते आते सारी की सारी जितने भी फॉलिकल्स बनने हैं, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स बनने हैं वो बन जाते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि बिफोर बर्थ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होंगे? बिफोर बर्थ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, बिफोर बर्थ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे अराउंड 7 मिलियन पर ओवरी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ यानी कि मैं बात कर रही हूँ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्राइमरी फॉलिकल्स का बनना शुरू हो जाता है। जब 5.5 मंथ तक सारे के सारे जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स बनने हैं बच्चे वो बन जाते हैं, ठीक है। तो बिफोर बर्थ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं बच्चे? ये होते हैं अराउंड 7 मिलियन पर ओवरी, ठीक है। इतने नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब उसके बाद फॉलिकल्स और नहीं बनते, ठीक है। जितने बनने थे 5.5 महीने तक बनने थे उतने बन गए। अब 5.5 से लेके बर्थ तक, ठीक है, ये जो फॉलिकल्स हैं ये डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनको जिंदा रहने के लिए नरिशमेंट की जरूरत है। तो जिसको नरिशमेंट मिल गया, जिसको न्यूट्रिशन मिल गया वो जिंदा रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एट बर्थ, ठीक है, तो एट बर्थ जो फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल्स के अंदर भी मैं बताऊं और पर्टिकुलर बात करूं तो नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे? ये रह जाते हैं बच्चे अराउंड 3 to 4 मिलियन पर ओवरी, ठीक है, इतने बच जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी है कि प्यूबर्टी तक आते आते, प्यूबर्टी तक आते आते कितने प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो प्यूबर्टी तक आते आते, ठीक है, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक आते आते जो नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, कितने प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं? ये जो नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बच्चे ये रह जाते हैं 60,000 to 80,000 पर ओवरी, ठीक है, 60,000 to 80,000 पर ओवरी इनका नंबर रहता है। ऑलराइट, तो बिफोर बर्थ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे 7 मिलियन पर ओवरी एंड बर्थ के टाइम तक नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे 3 to 4 मिलियन पर ओवरी एंड प्यूबर्टी के टाइम पर नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स रहेंगे 60,000 to 80,000 पर ओवरी, ठीक है, इतना नंबर होगा। अब देखो जितने प्राइमरी फॉलिकल्स बनने थे, जितने प्राइमरी फॉलिकल्स बनने थे ये बन चुके, जितने प्राइमरी फॉलिकल्स बनने थे ये बन चुके हैं। नो फर्दर प्राइमरी फॉलिकल्स और oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, ये ध्यान में रखना। जितने फॉलिकल्स बनने थे
बर्थ से पहले बन जाते हैं। बर्थ से पहले क्या बोलूं मैं, यानी कि 5.5 महीने तक जितने भी फॉलिकल्स बनने थे वो बन गए, उसके बाद कोई भी फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। पहले नंबर देख रहे हो आप, 7 मिलियन पर ओवरी था, ठीक है, उसके बाद 3 to 4 मिलियन पर ओवरी बचा। उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर प्यूबर्टी के आते आते कितना बचा, 60,000 to 80,000 पर ओवरी, इतना नंबर बच गया। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्यूबर्टी आई यानी कि हार्मोनल चेंजेस शुरू हुए, हार्मोनल चेंजेस शुरू हुए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू होंगे। सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये 50 ईयर की एज तक, मतलब 50 साल की एज तक ये सारे के सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बाद कोई भी एग या फिर कोई भी ओवम नहीं बनता, कोई भी एग या फिर कोई भी ओवम नहीं बनता। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है फीमेल का वो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता। वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है बच्चे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे तो शुरू होगी, प्यूबर्टी पे तो शुरू होगी और थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। लेकिन फीमेल के अंदर क्या होगा, जो oogenesis है ये बर्थ से पहले ही शुरू हो गई है, ठीक है, ये बर्थ से पहले ही शुरू हो गई है और खत्म कब होगी, 45 से 50 साल की एज तक आते आते ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब 45 से 50 साल की एज तक कोई भी फर्दर एग ओवम नहीं बना। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट कब होगी, अभी तक जब रप्चरिंग हुई है, ठीक है, जब भी रप्चरिंग होती है, जब भी ओवुलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ठीक है। एग और ओवम कब बनता है, एग और ओवम बनता है जब स्पर्म का अराइवल होता है। एग और ओवम कब बनता है, जब स्पर्म का अराइवल होता है। तो इतनी बात यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि मैं मेल और फीमेल के अंदर जो oogenesis है और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। तो नंबर 1 क्या है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड इज लिमिटेड, ठीक है, पर्टिकुलर एज तक ही फीमेल एग या फिर ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पीरियड इज लिमिटेड, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड है बच्चे वो क्या है, वो लिमिटेड है, ठीक है। और जो oogenesis है वो कब स्टार्ट होती है, oogenesis स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है oogenesis, यानी कि फीटल लाइफ के अंदर ही, फीटल लाइफ के अंदर ही oogenesis स्टार्ट हो जाती है एंड कंप्लीट only on the arrival of sperm, on the arrival of sperm, ठीक है। जब स्पर्म आएगा तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या डिफरेंस है। अब ये oogenesis है कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है, क्या आपकी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, कितने oocyte से, कितने प्राइमरी oocyte से हमें कितने सेकेंडरी oocyte मिलेंगे, कितने हमें ओवम मिलेंगे, या फिर इनके बीच में कोई और हमें बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई और स्ट्रक्चर मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किया था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमें कितने स्पर्म मिलेंगे। ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये बच्चे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस आपको डिटेल के अंदर कराया है, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो बच्चे आई अश्योर यू, ठीक है, आई अश्योर यू कि जितना आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो और जितना क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, घर जाके रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, मतलब घर पे आप बैठे होगे तो मतलब आप रिवाइज कर रहे हो अच्छे से और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, डीपीपी आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपके मार्क्स कहीं पर नहीं जाने। बायो के अंदर रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन की लेंथ को रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो मेन जो टॉपिक है हमारा oogenesis। अभी तो सिर्फ हम क्या तैयार कर रहे थे, हम सिर्फ अभी तक
कहानी तैयार कर रहे थे। अब हम बात करेंगे oogenesis की प्रोसेस की, ठीक है। oogenesis की प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे, ये हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा हमें चार्ट बनाना है, तो आप ट्राई करना जब आप oogenesis की प्रोसेस को कर रहे हो तो आपके पास पूरा का पूरा ब्लैंक पेज हो, ठीक है, पूरा का पूरा आपके पास ब्लैंक पेज हो, ठीक है। शुरू करें oogenesis। अब देखो ये है सेल और इसको हमने बोला है फीमेल जर्म सेल। इसको हमने क्या बोला है? फीमेल जर्म सेल। और फीमेल जर्म सेल को आप क्या बोल सकते हो? oogonia। फीमेल जर्म सेल को आप क्या बोल सकते हो? oogonia, ठीक है। अब देखो अभी क्या होगा, अब ये जो फीमेल जर्म सेल है ये क्या करेगी? माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा सेल का, ठीक है। ये हो गया माइटोटिक डिफरेंशिएशन और ये हो गया माइटोटिक डिफरेंशिएशन, और हमें क्या मिलेगी? प्राइमरी oocyte। हमें क्या मिलेगी? प्राइमरी oocyte। ये बात समझ में आई? जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर किया था वैसे हम यहीं पे कर रहे हैं, यानी कि मेल जो जर्म्स, यहाँ पे मेल जो जर्म सेल थी वहां पर स्पर्मेटोगोनिया थी, यहाँ पर जो फीमेल जो जर्म सेल है उसको हमने क्या बोला है? oogonia। यहाँ पर हमने क्या बोला है? oogonia। अब देखो ये जो फीमेल जर्म सेल है यहाँ पर माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा और हमें क्या मिलेगी? प्राइमरी oocyte। और इसको हमने क्या बोला है? प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है? प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि oogenesis की जो प्रोसेस है, यानी कि एग के बनने की जो प्रोसेस है बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है। कब शुरू हो जाती है? बिफोर बर्थ। तो ये जो प्रोसेस है, क्या आपको लगता नहीं बिफोर बर्थ शुरू होगी? यहां से लेके ये वाली प्रोसेस, ठीक है, यानी कि oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना, oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना, ये जितनी भी प्रोसेस अभी तक हो रही है, माइटोसिस हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? फीटल लाइफ के अंदर हो रहा है। कब हो रहा है? फीटल लाइफ के अंदर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, इट स्टार्ट्स एट, ध्यान से सुनना, इट स्टार्ट्स एट, ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होगी? इट स्टार्ट्स एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी टिल फिफ्थ एंड हाफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि आप 5.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बोलो या फिर आप बोलो 24 वीक्स, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यानी कि मैंने बोला फीटल लाइफ में ये प्रोसेस हो रही है, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि oogonia का माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है, डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है और हमें क्या मिलता है? प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्रोसेस शुरू होती है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे और खत्म कब होती है? टिल 5.5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि अराउंड 3 मंथ के अंदर, ठीक है, यानी कि 3 मंथ के अंदर जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो बनना, मतलब बन के रेडी हो जाते हैं, जितने भी बनने हो। कितने बनने थे? 7 मिलियन पर ओवरी, ठीक है, ये तो बताया था मैंने। कितने बनने थे? 7 मिलियन पर ओवरी बनने थे, यानी कि 3 मंथ में, 3 मंथ अप्रोक्स जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं बनते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी जो oocyte है ना, ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये मियोसिस करेगी, ठीक है, लेकिन मियोसिस पूरा नहीं कर पाएगी। ये क्या नहीं कर पाएगी? ये मियोसिस नहीं कर पाएगी, ये अरेस्ट हो जाएगी। यानी कि आप कोई भी मूवी देख रहे हो, अच्छी कहानी स्टोरी चल रही है, ठीक है, लेकिन किसी ने वहां पे पॉज बटन आके दबा दिया, मतलब पूरी की पूरी कहानी चल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही प्राइमरी oocyte आया अब ये होल्ड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि प्राइमरी oocyte ये अरेस्ट हो जाएगी। इट विल अरेस्ट एट स्टेज, याद रखनी है आपको, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। अब ये होल्ड हो जाएगी, ठीक है, इस स्टेज पे आके ये होल्ड हो जाएगी। अब देखो, अब बच्चे का क्या होगा? बर्थ होगा, ठीक है, बर्थ होगा। अब मैं ये कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, बर्थ से लेके
बर्थ से लेके टिल प्यूबर्टी। बर्थ से लेके टिल प्यूबर्टी हमें क्या मिलेगा, ये वाली जो स्टेज है बर्थ से लेके टिल प्यूबर्टी बच्चे हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी ऊसाइटी। यानी कि हमें क्या मिलना है यहाँ पे, प्राइमरी ऊसाइटी। हमें क्या मिलना है, प्राइमरी ऊसाइटी। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी ऊसाइट। और ये भी सेम अरेस्ट होगा। ठीक है, ये भी सेम सिचुएशन के ऊपर, सेम स्टेज के ऊपर अरेस्टेड ही रहेगा, अरेस्टेड एट सेम स्टेज, यानी कि डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट पर ये जो कंडीशन है ये आके क्या हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, यानी कि अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट है यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, प्राइमरी फॉलिकल। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, प्राइमरी फॉलिकल। अब आप ये मत कहना कि मैम हमें तो यही नहीं पता कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं। अरे भैया, अगर प्राइमरी फॉलिकल्स नहीं पता तो क्या पता होगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। ठीक है, प्राइमरी oocyte के अराउंड, प्राइमरी जो oocyte है, प्राइमरी oocyte के अराउंड कुछ स्ट्रोमल सेल्स है। ठीक है, और उसी को हमने क्या बोला है, प्राइमरी फॉलिकल। और जैसे ही प्यूबर्टी तक हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी फॉलिकल से तो मिलेगा, प्यूबर्टी तक हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी फॉलिकल से मिलेगा। प्राइमरी फॉलिकल्स, अरे प्राइमरी फॉलिकल्स ये प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के अराउंड ये जो कुछ स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं उसी को हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल बोला। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है, तो प्यूबर्टी तक हमारे पास क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। अब बात आई बर्थ टिल प्यूबर्टी, अब बात आई प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, या फिर प्यूबर्टी नहीं लिख सकते हम यहाँ पर, हम चलो ठीक है, टिल प्यूबर्टी की जगह इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम इसको चाइल्डहुड लिख देते हैं। ठीक है, बर्थ टिल चाइल्डहुड। ठीक है, बर्थ टिल चाइल्डहुड हमारे पास क्या है, प्राइमरी oocyte है। बर्थ टिल चाइल्डहुड हमारे पास क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब देखो प्यूबर्टी आई। ठीक है, प्यूबर्टी आई तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी फॉलिकल। जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल आए तो बच्चे, प्राइमरी फॉलिकल आया तो क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ये प्राइमरी फॉलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी क्या है बच्चे, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी तो अभी तक प्राइमरी oocyte है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte क्या होती है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, पहले आप ये बताओ। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या है कि प्राइमरी oocyte, उसके अराउंड कुछ स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, यही होता है प्राइमरी फॉलिकल। अब जैसे ही प्यूबर्टी आई यानी कि हार्मोनल चेंजेस होंगे, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर तो प्राइमरी oocyte है अभी भी, या फिर सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte तो टर्शियरी फॉलिकल के टाइम पर बनती है ना, मैंने आपको ये बताया था, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। ठीक है, एक बार ये है आपकी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बार बता रही हूँ, ये है आपको पास प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, यानी कि ये जो स्ट्रोमल सेल्स है और ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। अब इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। और कुछ जो सेल्स होती हैं इसके अराउंड एक और लेयर बना देते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था थिका लेयर, जिसको हमने क्या बोला था, थिका लेयर। लेकिन यहीं पर क्या है, अभी भी प्राइमरी oocyte है। यहाँ पर क्या है, अभी भी प्राइमरी oocyte है। ये क्या है, प्राइमरी oocyte ही है अभी भी। ठीक है, अब देखो, अब ये ग्रेनुलोसा सेल हो गई। अब ये है कौन सी स्टेज, ये कौन सी स्टेज है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब इस स्टेज के अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है और क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक प्रोटीन की लेयर सीक्रेट करता है, जिसको हमने क्या बोला था, जोना पेलुसिडा। और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, टर्शियरी फॉलिकल की, ठीक है, और टर्शियरी फॉलिकल की। और जो थीका जो लेयर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, ये थीका एक्सटर्ना के अंदर और थीका इंटरना के अंदर ऐसे ही डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये क्या प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी, जहां पर मैंने क्या बना दिया, ये होंगी ग्रेनुलोसा सेल। क्या बात समझ में आई, क्या इतनी बात आपको पता थी? आई होप आपको पता होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि मैम हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, ठीक है। और जो मैं बता रही हूँ आपके सारे की सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो ये कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई थीका एक्सटर्ना। ये कौन सी लेयर होगी, थीका एक्सटर्ना। अंदर वाली जो लेयर है ये कौन सी हो गई, थीका इंटरना हो गई, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला था, एंट्रम, जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी। और अंदर क्या बना बच्चे, ये बनी सेकेंडरी oocyte। और जो रेड कलर के अंदर मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने, जोना पेलुसिडा। ये क्या बनाया है, जोना पेलुसिडा। और ये जो ग्रीन कलर से बनाया है ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल। ये क्या है, ग्रेनुलोसा सेल। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर फॉलिकल के अंदर, जिसको हमने क्या बोला, ग्राफिन फॉलिकल। ये जब एंट्रम में कंप्लीटली सराउंड कर लेगी सेकेंडरी oocyte को। ये तो आपको याद होगी ना, ये वाली बात तो आपको याद होगी कि ग्राफिन फॉलिकल किसको बताया था मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं। अभी भी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। और इसके अराउंड ये क्या है बच्चे, ये क्या है, जोना पेलुसिडा की लेयर, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। और ये जो एंट्रम है ये कंप्लीटली सराउंड कर लेगा, ये एंट्रम क्या कर लेगा, जो सेकेंडरी oocyte को कंप्लीटली सराउंड कर लेगा, ठीक है। और जो ग्रेनुलोसा सेल को दो लेयर के अंदर डिवाइड कर देगा, एक जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है जोना पेलुसिडा और किसके बीच में, एंट्रम के बीच में, और एक लेयर सेल के यहाँ पर बाहर, जिसको हमने क्या बोला था, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जिसको हमने क्या बोला था बच्चे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। ये जो लेयर है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है, ये हो गई मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। बाकी की सारी जो चीजें हैं वो ऐसे की ऐसे प्रेजेंट थी। कैसे प्रेजेंट थी, वो ऐसे की ऐसे प्रेजेंट थी, यानी कि बाहर क्या प्रेजेंट होगी, थीका, सबसे अंदर वाली लेयर थीका इंटरना, और बाहर वाली लेयर क्या होगी, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और जो अंदर जो सेल्स थी जो एक साथ इकट्ठी हो गई थी उसको हमने क्या बोला था, क्यूमुलस ओफेरस। और जो क्यूमुलस ओफेरस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की है, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था कोरोना रेडिएटा। और इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हमने बोला क्या, ग्राफियन फॉलिकल। इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, ग्राफियन फॉलिकल। अब मत कहना कि आपको ये समझ में नहीं आया, अब लगेगा मुझे बहुत बुरा, क्योंकि ये मैंने फिर से आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर अभी भी बोला ना कि नहीं समझ में आया तो देख लो, फिर बात सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बाहर वाली लेयर क्या हो गई, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला है, थीका इंटरना, ऑलराइट। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है। ये हो गई एंट्रम, सेम। और जो ब्लू वाली जो लेयर है इसको हमने बोला है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर भी क्या है बच्चे, सेकेंडरी oocyte, क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और जो रेड कलर के अंदर मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको मैंने क्या किया है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में आया है कि मैम ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर तो अभी भी सेकेंडरी oocyte है, ओवम तो अभी बना ही नहीं है। और जब LH सर्ज होता है तो ग्राफिन फॉलिकल ही रप्चर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड बहुत बढ़ जाते हैं जिससे कि प्रेशर जनरेट होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। और जो रिमेनिंग थीका की जो सेल्स होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, ये मिलके कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपने कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाई, यहाँ पर मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ओके, ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज, और ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेज, फाइनल स्टेज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पुराने डायग्राम की तरफ, ठीक है। चलो बैक टू द पवेलियन।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या समझाया है कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी मैंने क्या बताया, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या बताया मैंने, देखो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी ओसाइटी है। ठीक है, तो ये प्राइमरी ओसाइटी बनाया। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है और फर्दर ग्रो होगी, सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर ग्रो होगी और क्या बनाएगी, टर्शरी फॉलिकल। क्या बनाएगी, टर्शरी फॉलिकल बनाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मैम, टर्शरी फॉलिकल, यहां पर ये था आपका सेकेंडरी फॉलिकल और ये है टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ये है टर्शरी फॉलिकल। मैम टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte नहीं है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपने क्या बना दिया है, सेकेंडरी oocyte बना दिया है। क्या बना दिया है, सेकेंडरी oocyte बना दिया है। तो अब देखो, तो अब क्या करेगी ये जो प्राइमरी oocyte है, अब अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर देगी, यानी कि जो यहां पर रुका था, जहां पर यहां पर पॉज बटन दबाया था, आपको ये आके फिर से क्या दबा देगा, प्ले बटन दबा देगा। ठीक है, प्ले बटन दबा देगा। अब यहां पर प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी। ठीक है, यहां पर क्या कंप्लीट करेगी, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगी। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगी तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, मिलेगा सेकेंडरी oocyte। क्या मिलेगा, सेकेंडरी oocyte मिलेगा, जो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर है। ठीक है, और एक स्मॉल मिलेगी पॉलर बॉडी। ठीक है, ये क्या मिली है, स्मॉल पॉलर बॉडी, और ये मिला है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करना शुरू करेगा। क्या कंप्लीट करना शुरू करेगा, अपना मियोसिस सेकंड। बट ठहरो, रुको, थोड़ा सा सब्र करो, सेकेंडरी oocyte भी अब यहां पर रुक जाएगा, सेकेंडरी oocyte का भी मियोसिस सेकंड यहां पर रुक जाएगा। और ये कब अरेस्ट होगा, सेकेंडरी oocyte, ये अरेस्ट होगा मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड लिख रही हूं तो इसका मतलब क्या है, मियोसिस सेकंड ही है। मेटाफेज सेकंड है तो इसका मतलब मियोसिस सेकंड ही है। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट होंगी बच्चे, ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगी। और जो ग्राफिन फॉलिकल है, जब LH सर्ज होगा तब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है क्या करेंगी, रप्चर करेंगी। ठीक है, जब रप्चर करेंगी तो इसका मतलब ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहां पर अब क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। अब यहां पर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, अगर यहां पर क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अब एक बात समझो, जब ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हुआ है यानी कि ओवरी से जब एग रिलीज हुआ है, यहाँ पे एग मत बोलो अभी, मैं सिर्फ क्या बताना चाह रही हूँ, जब ओव्यूलेशन हुआ है, तो ओव्यूलेशन जब हुआ है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर है, जब ओव्यूलेशन होगा इसका मतलब क्या है, जो ये ग्राफिन फॉलिकल है यही तो रप्चर करेगी। जब ओव्यूलेशन होगा तब क्या रप्चरिंग होगी, ग्राफिन जो फॉलिकल है वही तो रप्चर करेगी। और ग्राफिन फॉलिकल अगर रप्चर करेगी तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte ही प्रेजेंट है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जिसका मेटाफेज सेकंड पे अटका हुआ है, ये जो सेकेंडरी जो oocyte है कौन सी स्टेज के ऊपर अटका हुआ है, मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड पे अटका हुआ है, और यही क्या करेगा, रिलीज करेगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, मतलब अभी तक तो ओवम बना ही नहीं है, अभी तक मैच्योर गैमेट तो बना ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो मैच्योर गैमेट बनेगा अभी, क्यों, मैच्योर गैमेट कैसे रिलीज होगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी तो सेकेंडरी oocyte ही है, यहाँ पर क्या है, अभी भी सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जब ओव्यूलेशन हुआ, जब यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, अब ओव्यूलेशन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, अब मैं आगे बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, अब मैं आगे बना रही हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, आपके पास अगर पेज है तो आपको वहीं पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। और ये जो सेकेंडरी जो oocyte है, ये कहां पर अरेस्ट है, ये कहां पर अरेस्ट है, मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड पर ये अरेस्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब क्या होगा, अब क्या होगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, चलो अब जैसे ही एलेट सर्ज हुआ ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन हो गया, अब ओव्यूलेशन होने के बाद दो कंडीशन बनती है। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या बनती है, दो कंडीशन बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर देर इज नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और अगर क्या होगा फर्टिलाइजेशन हो गया तो, यानी कि क्या बनती है, दो कंडीशन बनती है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेंसेस। ठीक है, यानी कि ये जो सेकेंडरी जो oocyte है ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा अलोंग विथ सम ब्लड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि सेकेंडरी oocyte, ये है आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अगर इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर आके अटैच होता है स्पर्म, ठीक है, अगर सेकेंडरी oocyte के ऊपर अगर आके अटैच होता है स्पर्म, तो अब ये अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब अपना ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा। अगर मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब है हमें मिलेगी यहाँ पर एक सेकंड पोलर बॉडी। अब हम देखेंगे कि सेकंड पोलर बॉडी का मतलब क्या है, क्यों सेकंड पोलर बॉडी बनी। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, मैच्योर गैमीट। हमें क्या मिलेगा, मैच्योर गैमीट। और इसी मैच्योर गैमीट को हम क्या बोलते हैं, ऊटिड या फिर ओवम। इसी मैच्योर गैमीट को हम क्या बोलते हैं, ऊटिड या फिर ओवम। ठीक है, समझ में आया, यानी कि ये हुआ ऑन अराइवल ऑफ स्पर्म, ऑन अराइवल ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो मैं फिर से एक बार पूरी कहानी आपको समझाती हूँ, पूरी कहानी एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फीमेल गैमीट जो फीमेल जो जर्म सेल्स है, फीमेल जर्म सेल को आपने क्या बोला है, फीमेल जर्म सेल को आपने बोला है क्या, ऊगोनिया। फीमेल जर्म सेल को आपने क्या बोला है, ऊगोनिया। ये ऊगोनिया क्या करेंगी, मतलब माइटोटिक डिवीजन होगा और डिफरेंशिएशन होगा, और हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहां से लेके जब तक डिवीजन हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन फेज। आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चे, मल्टीप्लीकेशन फेज। इसको आप क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, जो बर्थ से लेके टिल चाइल्डहुड है, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे कि ग्रोथ फेज। यहाँ पर जो प्राइमरी जो oocyte है ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे और ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रोथ फेज है। और प्यूबर्टी से लेके लास्ट तक, ठीक है, इस फेज को आप क्या बोलोगे, मैचुरेशन फेज। ठीक है, इस फेज को आप क्या बोलोगे, मैचुरेशन फेज। ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है, ये जो पूरी की पूरी जो कहानी है, ये 1 मंथ में हो जाती है। ठीक है, ये कब होती है, 1 मंथ के अंदर हो जाती है। ठीक है, ग्रोथ फेज यानी कि बर्थ से लेके चाइल्डहुड, तो ये जो ग्रोथ फेज है इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 11 से लेके 13 साल रहेगा। और ये जो फीटल लाइफ वाला जो फेज है, जिसको आपने मल्टीप्लीकेशन फेज बोला है, ठीक है, ये टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका, अप्रोक्स 3 मंथ। इसका कितना अप्रोक्स पीरियड रहेगा, 3 मंथ। तो आप मुझे ये बताओ कि oogenesis के अंदर सबसे बड़ा जो फेज है, ठीक है, जो सबसे लंबे टाइम तक चलता है फेज, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। इतनी बात समझ में आई। अब देखो चलो ठीक है, ये तो हो गया, हम लिखवाएंगे सारी की सारी चीज हम लिखेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ आप पहले चीजों को समझो, अगर चीजें समझ में आ गई तो आप चीजें अपने आप समझ लोगे और अपने वर्ड्स के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको सारी की सारी चीजें लिखवाऊंगी। यानी कि सबसे पहले क्या है, फीमेल जर्म सेल। सबसे पहले क्या है, फीमेल जर्म सेल। ये जो फीमेल जर्म सेल है इसका माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है अपना मियोसिस फर्स्ट शुरू कर देती है, लेकिन रुक जाती है कब, it will arrest at diplotin stage of prophase first of meiosis first। ठीक है, अब जब प्राइमरी फॉलिकल्स हमें कब मिलेंगे, बिफोर बर्थ। जितना बनना था उतना बन चुके हैं। ठीक है, जब बर्थ हुआ तभी भी बच्ची के अंदर हमें क्या दिखेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स ही दिखेंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल्स यानी कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक हमें क्या दिखेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स ही दिखेंगे। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है।
प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है। ये जो बर्थ से लेके जो चाइल्डहुड वाला जो फेज है, बर्थ से लेके चाइल्डहुड वाले फेज के अंदर प्राइमरी oocyte क्या करती है, ग्रो करती है, न्यूट्रिशन गेन करती है। जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिला वो डिजनरेट कर जाएंगी, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिला वो क्या कर जाएंगी, डिजनरेट कर जाएंगी। अगर डिजनरेट करेगी तभी तो जो नंबर 3 to 4 मिलियन पर ओवरी था बर्थ के टाइम पर, वो प्यूबर्टी आने तक कितना रह जाता है, 60,000 to 80,000 पर ओवरी रह जाता है। ठीक है, इतना ही तो नंबर रह जाता है। अब देखो क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी आने के बाद, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया प्यूबर्टी के टाइम पर, हार्मोनल चेंजेस हुए तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। जब सेकेंडरी फॉलिकल फिर ग्रो करेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर मैंने आपको समझाया था क्या है सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब अब प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट जो रुका हुआ था ये कंप्लीट करेगी और हमें एक छोटी पोलर बॉडी मिलेगी और हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब टर्शियरी फॉलिकल ग्रो करेगी, ग्राफिन फॉलिकल जिसको मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं, एलएच का सर्ज होगा। जब एलएच का सर्ज होगा इसका मतलब जो ग्राफिन जो फॉलिकल है वो रप्चर करेगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। इतनी बात समझ में आई, जिसको हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब हुआ ओव्यूलेशन। ठीक है, जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनी, ये अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करना चाहती है, लेकिन ये रुक जाता है। कौन सी स्टेज के ऊपर रुक जाता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। ये कौन सी स्टेज के ऊपर रुक जाता है, ये रुक जाता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकंड। ठीक है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकंड ये प्रोसेस हॉल्ट पे रुक जाते हैं, यानी कि 2 बार आप मूवी देख रहे हो। ठीक है, 2 बार किसी ने पॉज बटन दबाया। एक बार जब पॉज बटन दबा, जब स्टेज कौन सी थी, वो स्टेज थी प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। फिर आप देखने लगे, फिर से पॉज बटन दबा और पॉज बटन दबेगा कौन सी स्टेज के ऊपर, मेटाफेज सेकंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। ठीक है, अब अगर ओव्यूलेशन हुआ तो 2 कंडीशन है, क्या तो फर्टिलाइजेशन होगी या फिर नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो झड़ जाएगी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंसेस बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ कि अगर जब जो स्पर्म है, जब ये जो स्पर्म है ये किसके ऊपर, वॉल के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर, तभी ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लेगा सेकेंडरी oocyte। अब जब ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक सेकंड पोलर बॉडी मिलेगी और हमें क्या मिलेगा, मैच्योर गैमीट यानी कि ooted या फिर ओवम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो रहा है ऑन द अराइवल ऑफ स्पर्म, यानी कि जो oogenesis बनना शुरू हुई है बर्थ से पहले, वो खत्म कब होगी, ऑन द अराइवल ऑफ स्पर्म। अगर वरना हमेशा क्या रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, हमेशा सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगा जो किस पर अटका है, जो कि अटका है मेटाफेज सेकंड ऑफ द मियोसिस सेकंड के ऊपर। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अगर मैं प्लॉइडी की बात करूं तो ये जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल फीमेल जर्म सेल है, तो यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो क्या होगी बच्चे, 2n। यहाँ पर जो प्लॉइडी है वो क्या होगी, 2n। प्राइमरी oocyte की भी जो प्लॉइडी है वो क्या होगी, 2n। ठीक है, अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ है, यानी कि जो पोलर बॉडी है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। सेकेंडरी oocyte की जो प्लॉइडी है वो क्या होगी, n होगी। ठीक है, यानी कि एक बात ध्यान में रखना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो एक पोलर बॉडी मिलेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, तो ये पोलर बॉडी है, ये पोलर बॉडी डिवाइड भी हो सकती है। ठीक है, जनरली ह्यूमंस के अंदर डिवाइड नहीं होती, डिजनरेट कर जाती है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिनके अंदर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये जो पोलर बॉडी अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर लेती है और हमें 2 पोलर बॉडी और मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात एक ये समझने की है कि यहाँ पर जो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों हुआ। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन क्यों हुआ। क्यों अनइक्वल डिवीजन हुआ, देखो
सबसे पहले बात, जो फीमेल जो गैमिट है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमिट क्या होता है, हैप्लॉइड। यहाँ पर 2n है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए। n जो पोलर बॉडी को मिले और n किसको मिले, सेकेंडरी oocyte को। दूसरी बात, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि जो मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म है वो किसको मिले, सेकेंडरी oocyte को। मतलब जितना भी जो न्यूट्रिशन है सबसे ज्यादा किसको मिले, सेकेंडरी oocyte को मिले, ठीक है। और दूसरी बात, सरफेस एरिया ज्यादा हो ताकि स्पर्म अच्छे से अटैच हो सके। यही जो रीजन है कि पोलर बॉडी बनती है। और ये जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि पोलर बॉडी को बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, ना के बराबर। और मैक्सिमम जो साइटोप्लाज्म वो किसको मिलेगा, सेकेंडरी oocyte को ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीजें लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दो चीजें लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दो चीजें क्या लिख सकते हैं कि हमें प्राइमरी oocyte से, ठीक है, प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिला, प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिला, A1। यहाँ पे मैं 1 लिख रही हूँ, 1 प्राइमरी। सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि एक प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिलेगा बच्चे, 1 सेकेंडरी oocyte। एक प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिला, 1 सेकेंडरी oocyte। और हमें क्या मिलेगा, 1 ओवम। हमें क्या मिलेगा, 1 ओवम मिलेगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ पोलर बॉडीज होती हैं, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज, ये जो नंबर ऑफ पोलर बॉडीज हैं ये 2 to 3 हो सकती है, ठीक है, 2 to 3 इन नंबर। अगर फर्स्ट जो पोलर बॉडी है वो डिवाइड कर गई तो हमें 2 मिलेंगी, और एक सेकेंड पोलर बॉडी, यानी कि टोटल 3। और जनरली हमें 2 ही पोलर बॉडीज मिलती हैं ह्यूमंस के केस के अंदर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं पोलर बॉडीज के बीच में, ठीक है, अगर मैं बात करूं पोलर बॉडीज के बीच में और सेकेंडरी oocyte के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो, जो सेकेंडरी जो पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में क्या डिफरेंस है, पोलर बॉडीज भी हैप्लॉइड होती है, सेकेंडरी oocyte भी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। अब देखो, पोलर बॉडीज क्या होती है, स्मॉल होती है। पोलर बॉडीज क्या होती है, स्मॉल होती है, और ये नॉन फंक्शनल होती है। ये क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है, और यूजुअली डीजनरेट, और यूजुअली क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte बच्चे, सेकेंडरी oocyte क्या होती है, ये लार्ज होती है, ठीक है, और ये फंक्शनल होती है, और यही फंक्शनल होती है, और यही क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। यही क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, ठीक है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके यही क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में, ये पूरी की पूरी कहानी थी आपकी oogenesis के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देयर आर 3 phases ऑफ oogenesis। आप बोलोगे मैम आपने समझा तो दिया लेकिन आपने कुछ भी नहीं लिखवाया, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए भाई। 3 phases ऑफ oogenesis, ठीक है, 3 फेजेस होते हैं oogenesis के, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला जो फेज है, सबसे पहला फेज क्या होता है बच्चे, सबसे पहला फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज। सबसे पहला जो फेज है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर क्या होगा, oogonia डिवाइड बाय माइटोसिस। oogonia यानी कि oogonia छोड़ो, आप यहाँ पे ये लिख दो, फीमेल germ cell डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइटोसिस, ठीक है। और जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट, प्राइमरी oocyte कहां पे अरेस्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड एट कौन सी स्टेज के ऊपर, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस सेकंड, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, सॉरी सेकंड बोल दिया क्या मैंने गलती से, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। प्राइमरी oocyte है वो कब अरेस्ट हो जाएगी, प्राइमरी oocyte अरेस्ट कब हो जाएगी, इट विल अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी,
सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस स्टार्ट एट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टिल 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि 5.5 महीने तक जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो बन जाएंगे। अब देखो ये था मल्टीप्लीकेशन फेज, और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन यानी कि 3 मंथ टाइम ड्यूरेशन होगी अप्रोक्स। जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज क्या होगा बच्चे, ग्रोथ फेज, ठीक है। सेकंड फेज क्या होगा, ग्रोथ फेज। और ये जो ग्रोथ फेज है, ये क्या है बच्चे, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। ग्रोथ फेज क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte obtained न्यूट्रिशन, प्राइमरी oocyte obtained न्यूट्रिशन एंड ग्रो। यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है न्यूट्रिशन लेंगी और ग्रो करेंगी, ठीक है। ये था ग्रोथ फेज। जो थर्ड फेज को हमने क्या बोला है, थर्ड फेज इज नोन एज मैचुरेशन फेज। थर्ड फेज को हमने क्या बोला है, मैचुरेशन फेज। और ये मैचुरेशन फेज है, मतलब ये कितनी ड्यूरेशन है इसकी, 1 मंथ, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगी इसकी, 1 मंथ, ठीक है। मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होगा बच्चे, मैचुरेशन फेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte completes it meiosis first, अपना meiosis फर्स्ट कंप्लीट करेगी टू फॉर्म वन पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी मिलेगी, ठीक है, जो कि कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, एंड 1 सेकेंडरी oocyte, ठीक है, एंड 1 सेकेंडरी oocyte, और ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। यानी कि दोनों की प्लॉइडी, पोलर बॉडी की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो या फिर यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी लिख दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख दो टू फॉर्म फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इसकी जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी बच्चे, इसी की प्लॉइडी होगी, वो होगी हैप्लॉइड, ठीक है। नाउ अब प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगी और हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी एंड 1 सेकेंडरी oocyte मिलेगी, और इसी की भी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ही क्या होगा, मतलब ओव्यूलेशन अगर हो, ओव्यूलेशन होगा यानी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड, सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगी, रिलीज्ड हो जाएगी, ठीक है, अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। अगर वो हो गया, स्पर्म का अराइवल हो गया, तो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो, अभी तक ये कौन सी स्टेज के ऊपर अरेस्ट है, इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज, इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है। ये स्टेज के ऊपर हॉल्ट है, ठीक है। अब ये हॉल्ट कब होगा, ऑन अराइवल ऑफ स्पर्म, ऑन अराइवल ऑफ स्पर्म secondary oocyte completes its meiosis second to form second polar body and mature gamete, मैच्योर गैमीट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ooted। यानी कि वहां पर हमें 4 स्पर्म मिल रहे थे, वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमें 4 स्पर्म मिल रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर एक प्राइमरी oocyte ही क्या दे रही है, सिंगल ओवम दे रही है, ठीक है। एक प्राइमरी oocyte क्या दे रही है, सिंगल ओवम दे रही है, यानी कि एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बन रहा है, वहां पर एक प्राइमरी oocyte से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया है क्या, oogenesis। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो गया हमारा, oogenesis, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हमने सारी की सारी जो चीजें हैं वो कवर कर ली हैं, स्टार्टिंग विद बेसिक की क्या डिफरेंस है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, फिर हमने पूरा का पूरा पाथ पढ़ा है,
उसके बाद हमने ये देखा है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, कितने नंबर मिलता है हमें ये देखा है, और हमने देखा है कि कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं। तो यहाँ पर oogenesis आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कमिंग संडे को हम अपना मेंटी सेशन कंडक्ट करेंगे और उसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा अप टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो जितने भी जो लेक्चर्स हो गए आपको अच्छे से देखने हैं और आपको सेशन के अंदर आना है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप आप सारे के सारे बच्चे आएंगे और मुझे भी मजा आएगा, और हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने अपना oogenesis कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारा जो आज के लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल हम करने वाले हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब क्या क्या चेंजेस होंगे अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, कौन कौन से हार्मोन के अंदर चेंजेस होंगे, कौन कौन से हार्मोन के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, ये सारी की सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं प्यूबर्टी के अंदर, जैसे प्यूबर्टी आई तो हाइपोथैलेमस क्या होता है बच्चे, एक्टिवेट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। सारी की सारी कहानी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं रट्टा मारना, सारी की सारी कहानी, और एक एक स्टेप करके हम समझते जाएंगे कि क्या कहानी है। हाइपोथैलेमस क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। और जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी है ये कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इतना तो आपने जो हार्मोनल कंट्रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था। तो यहां तक देखो प्यूबर्टी के टाइम के ऊपर हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब जो फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा बच्चे, ये ग्रेनुलोसा जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो नंबर है ग्रेनुलोसा सेल का वो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज होगा तो क्या चेंजेस होंगे, यानी कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होगी। यानी कि ये इतनी बात समझ में आई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स का जो मैच्योरेशन है, डेवलपमेंट है, वो किसकी वजह से हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से हो रहा है। अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा थीका सेल्स के ऊपर। ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, थीका सेल्स के ऊपर। और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है समझने की, थीका सेल के ऊपर एक्टिवेट करेगा। जो थीका सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी, एंड्रोजन। थीका सेल क्या बनाएंगी, एंड्रोजन बनाएंगी, ठीक है। एंड्रोजन बनाएंगी कोलेस्ट्रॉल से। अब एंड्रोजन हमारे काम का नहीं है। अब ये जो एंड्रोजन है थीका सेल के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट था, थीका सेल्स के नीचे ग्रेनुलोसा सेल प्रेजेंट थी, है ना। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये किसके पास चला जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल के पास चला जाएगा वाया डिफ्यूजन। और ग्रेनुलोसा सेल के पास एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटेज, और ये जो ग्रेनुलोसा सेल है ये किसका प्रोडक्शन चालू कर देंगी, एस्ट्रोजन का। ये किसका प्रोडक्शन चालू कर देंगी, एस्ट्रोजन का। देखो देखो ध्यान से समझो, हाइपोथैलेमस ने सीक्रेट किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करते। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डेवलपमेंट कराता है किसका, फॉलिकुलर्स का, ठीक है। यानी कि किसके ऊपर एक्ट करेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये थीका सेल के ऊपर एक्ट करेगा, और ये जो थीका सेल है एंड्रोजन बनाएंगी। ये एंड्रोजन कहां से बनाएंगी, कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोजन बनाएंगी। और ये जो थीका सेल के जस्ट नीचे ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, जो मैंने आपको प्राइमरी फॉलिकल, जो सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल है,
इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कि थीका सेल्स के जस्ट नीचे कौन सी सेल प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल। अब ये जो एंड्रोजन है ये ग्रेनुलोसा सेल्स के पास जाएगा वाया डिफ्यूजन, और ग्रेनुलोसा सेल के पास एक एंजाइम है एरोमेटेज, और ये एंजाइम इस एंड्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब क्या होगा कि जो लो लेवल है, अब क्या होगा कि जो लो लेवल है एस्ट्रोजन का, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, लो लेवल है एस्ट्रोजन का, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इट विल प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक टू एलएच, ये नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच का, ठीक है, एलएच को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। अगर हाई लेवल है एस्ट्रोजन का, अगर लेवल हाई है एस्ट्रोजन का तो ये किसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, सेम एलएच को, ठीक है। अगर कम लेवल है तो नेगेटिव फीडबैक देगा, अगर हाई लेवल है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को। देखो जब ग्रेनुलोसा सेल्स डेवलप होना शुरू हो रही है तो इसका मतलब एस्ट्रोजन बनना शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन तभी से ही एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है, कम रहता है। तो ये एस्ट्रोजन का लेवल कम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को भी कम नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स की ग्रोथ होगी, यानी कि एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन है वो ज्यादा बनना शुरू होगा, और ये जो एस्ट्रोजन है अब क्या प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो देखो अगर मैं एक लाइन में आपको समरी समझाऊं, एक लाइन में अगर मैं समरी समझाऊं तो क्या हो रहा है, देखो तो क्या हो रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसकी डेवलपमेंट करा रहा है, फॉलिकुलर यानी कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा रहा है, ठीक है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करा रहा है। अगर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये जो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज है तो यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, एलएच को, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, ठीक है। अब ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को। अब क्या होगा, अगर एलएच का सर्ज हो गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर एलएच रिलीज हो जाता है तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। तो क्या होगा, रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। अगर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेंगी तो क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेंगी तो ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी। यहां पर सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड अलोंग विद जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। अब जो रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स है, ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, अगर रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल एंड थीका सेल्स, ये जो रिमेनिंग ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका सेल हैं ये क्या बना लेंगी, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा। इतनी बात समझ में आई, ये क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है अब हम ये देखते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, मेजरली क्या सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, मेजरली क्या सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, एंड लिटिल अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन भी सीक्रेट कर रहा है, एंड लिटिल अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन भी सीक्रेट कर रहा है, और भी हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन अब उनका जो रोल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नहीं है। जैसे कि रिलैक्सिन हार्मोन जो कि यूट्रस को रिलैक्स करके रखेगा ताकि बेबी का एक्सपल्शन ना हो जाए, और जब डिलीवरी होगी तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा ताकि इजी डिलीवरी हो जाए, ठीक है। और दूसरा इनहिबिन हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कि इनहिबिन यानी कि नाम से आपको पता चल रहा है, जो कि नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। लेकिन हम मेनली डिस्कस किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के बारे में, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि ये जो एस्ट्रोजन है, ये जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर देगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या करेगा, थिक करेगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या बना देगा, ये थिक बना देगा, ठीक है।
और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना देगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम को ये क्या बना देगा, ग्लैंडुलर बना देगा, क्या बना देगा, ग्लैंडुलर बना देगा। अब देखो समझो क्या होगा, जैसे ही ओव्यूलेशन होगा यानी कि जैसे ही ओव्यूलेशन होगा यानी कि सेकेंडरी जो oocyte है वो रिलीज हो गई है, सेकेंडरी oocyte क्या हो गई है, रिलीज हो गई है, कहां पर पहुंच गई है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है अगर स्पर्म आया तो। अब देखो एस्ट्रोजन, अब जो सेकेंडरी जो oocyte है जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंतजार कर रही है स्पर्म का, यानी कि फर्टिलाइजेशन का इंतजार कर रही है, अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो एम्ब्रियो जो बनेगा, जो इम्प्लांट होना वो कहां पर होगा, इम्प्लांटेशन कहां पर होनी है, एंडोमेट्रियम पर। तो एंडोमेट्रियम को भी तैयार रखना है ताकि एंडोमेट्रियम को भी तैयार रखना है ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। एंडोमेट्रियम को तैयार कैसे रखेंगे कि जो एस्ट्रोजन है, ये जो एस्ट्रोजन है जो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कर रहा है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक बना देगा। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना देता है और जो एंडोमेट्रियम बनाई है इसको मेंटेन करता है, ठीक है। ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि जो एंडोमेट्रियम है ये जो प्रोजेस्टेरोन की वजह से यूट्रिन मिल्क रिलीज करता है। देखो ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा तो बहुत बाद में बनता है, ठीक है, प्लेसेंटा तो बहुत बाद में बनता है, लेकिन एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो न्यूट्रिशन है एंडोमेट्रियम की वॉल सीक्रेट करती है यूट्रिन मिल्क, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को तब तक जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती, ठीक है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसको तो ग्लैंडुलर बना देगा, ये क्या बना देगा, ग्लैंडुलर बना देगा। और एस्ट्रोजन ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर देगा। अब देखो जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक किसको प्रोवाइड करेंगे, ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे किसको, LH को भी एंड FSH को भी। अब देखो क्यों क्यों प्रोवाइड करेंगे नेगेटिव फीडबैक, देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का मेन काम क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ठीक है। अगर LH और FSH का लेवल कम नहीं किया, अगर LH और FSH का लेवल कम नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो और फॉलिकल्स हैं, और फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली फिर से ओव्यूलेशन हो जाएगा। अगर ओव्यूलेशन हो गया तो इसका मतलब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि एक प्रेगनेंसी तो जो सपोज हो गई है, ठीक है, एक प्रेगनेंसी तो हो गई है, अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इसका मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर प्रेगनेंसी होगी तो लेवल मेंटेन रहेगा, इसका मतलब एम्ब्रियो इम्प्लांट कर गया है किस पर, एंडोमेट्रियम पर, ठीक है। अब अगर FSH और LH का लेवल कम अगर नहीं हुआ, तो क्या होगा भैया, अगर LH और FSH का लेवल कम नहीं हुआ तो फिर से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फिर से इंटरकोर्स हो जाता है तो फिर से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर से एम्ब्रियो कहां पर इम्प्लांट होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे LH को और FSH को, तब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगी, अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गई तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो कम है, तो ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेंगे LH और FSH को। अगर नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया तो इसका मतलब है LH और FSH फिर से अपना दोबारा से वो प्रोसेस शुरू कर देंगे, ठीक है। समझ में आया, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि कैसे प्रोसेस होगी, ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ कैसे। जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट होगा, ठीक है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और FSH और LH रिलीज होंगे।
एफएसएच क्या करेगा, ग्रेनुलोसा सेल के ऊपर एक्ट करेगा और ग्रेफिन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ऑन द अदर हैंड एलएच थीका सेल के ऊपर एक्ट करेगा, जो थीका सेल एंड्रोजन हार्मोन बनाएंगी कोलेस्ट्रॉल से। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ग्रेनुलोसा सेल से डिफ्यूज कर जाएगा और ग्रेनुलोसा सेल के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटेज, और ये एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एस्ट्रोजन के अंदर। ठीक है, अब लो लेवल है एस्ट्रोजन का तो ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा एलएच को, अगर हाई लेवल है तो ये पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा एलएच को। ठीक है, अगर जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू हो रही है, इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अभी मैंने बताया एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एलएच का सर जाएगा, एलएच का सर जाएगा तो इसका मतलब ओव्यूलेशन होगा, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर करेगी। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो बच जाएगा पार्ट थीका सेल और ग्रेनुलोसा सेल वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाएंगे। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है एलएच और एफएसएच को रोक के रखेंगी, एफएसएच और एलएच को रोक के रखेंगे कि ठहरो हम ये देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई या नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो इसका मतलब दूसरे और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो तब तक इंतजार करता है कॉर्पस ल्यूटियम की फर्टिलाइजेशन हुई या नहीं हुई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम। अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो एफएसएच और एलएच का जो नेगेटिव फीडबैक जो पकड़ के रखा हुआ था कि अभी और रिलीज मत हो, वो हॉल्ट हट जाएगा और एफएसएच और एलएच दोबारा बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा, जो कि नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते लेंगे एलएच और एफएच को कि अभी हमें और फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पूरी की पूरी कहानी है। तो ध्यान रखना है कि एफएस और एलएच एक्ट कर रहे हैं ओवरी में। ठीक है, एफएसएच और एलएच है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ओवरी के अंदर एक्ट कर रहे हैं, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, वो यूट्रस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं पूरा सा समअप बनाऊं तो देखो यहां पर लिखती हूं मैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, बहुत कहानी और कुछ नहीं, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्ट हुआ किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। ठीक है, अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बच्चे ये क्या रिलीज करेगी, ये एलएच रिलीज करती है और एफएसएच। ठीक है, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किसके ऊपर एक्ट करती है बच्चे, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किसके ऊपर एक्ट करती है, ओवरी के ऊपर एक्ट करेगी। ठीक है, और यहां से क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब स्टार्टिंग के अंदर जब एस्ट्रोजन बनना शुरू ही होता है तभी से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होना शुरू हो जाती है। अगर ये एस्ट्रोजन का जो लेवल कम है, ठीक है, अगर एस्ट्रोजन का लो लेवल है, ठीक है, अगर लो लेवल है एस्ट्रोजन का तो ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको, एलएच को। ठीक है, अगर इसका एस्ट्रोजन का अगर हाई लेवल है तो ये एलएच को कैसा फीडबैक प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव फीडबैक। अगर एलएच का पॉजिटिव फीडबैक है तो यानी कि एलएच सर्ज होगा। ठीक है, एलएच सर्ज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूलेशन हो जाएगा, और यही जो एस्ट्रोजन है ये किसको मेंटेन करके रखेगा, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करके रखेगा, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करके रखेगा। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हो गया तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या बनाएगा, रिमेनिंग पार्ट कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और ये जो कॉर्पस जो ल्यूटियम है ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है मेजरली, ये क्या करेगा, ग्लैंडुलर बना देगा। ये क्या बना देगा, ग्लैंडुलर बना देगा किसको, एंडोमेट्रियम को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, ठीक है, अगर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का भी मैंने बताया था अगर लेवल क्या है, हाई लेवल है, तो ये किस किस को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, एलएच को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, ये एफएच को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो पहले तो जो एस्ट्रोजन है, पहले जब एस्ट्रोजन का जो लेवल है
वो ज्यादा था तो पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करता था एलएच को। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बन जाती है, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये जो एस्ट्रोजन है ये भी नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको, ये भी नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये भी नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। पर ये होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। इतनी सी बात है, यानी कि हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच रिलीज कराएगी। जनरली एंटीरियर पिट्यूटरी किसके ऊपर एक्ट करेगी, ओवरी के ऊपर, ठीक है। और क्या रिलीज कराएगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन का कम लेवल है तो नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ज्यादा लेवल है तो पॉजिटिव फीडबैक। जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड किया तो इसका मतलब क्या है, ओव्यूलेशन हो गया। अगर ओव्यूलेशन हो गया तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज किया, फिर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया। अब ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक कर देगा और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बना देगा, ठीक है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो हाई लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता रहेगा किसको, हाइपोथैलेमस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, एफएसएच को, एलएच को, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक इंतजार करता रहेगा स्पर्म का, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम के पास, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया तो इसका मतलब है लेवल कम हो जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल कम हो गया तो इसका मतलब जो नेगेटिव फीडबैक जो ये दोनों प्रोवाइड कर रहे थे एफएसएच और एलएच को, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दोबारा से फॉलिकल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा का मतलब स्टोरी है, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी कहानी है। इसके अंदर आपको कुछ याद नहीं करना, जस्ट इमेजिन करना है और आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी कि एफएसएच कब कम हो रहा है, एलएच कब कम हो रहा है, पूरी की पूरी स्टोरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी, और आज हमारा अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis which is marked different from spermatogenesis। कैसे डिफरेंट है ये मैंने आपको समझा दिया है ना। oogenesis इनिशिएट कब होगी, oogenesis इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही, व्हेन a couple of million gametes mother cell oogonia are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed after birth, ठीक है। इट्स क्लियरली रिटन, ठीक है। These cells start division, ये डिवीजन करना शुरू करेंगी एंड एंटर इनटू द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द meiotic डिवीजन, जहां पर ये टेम्परेरली अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। समझाया है मैंने अच्छे से, जिसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, और जिसको हमने क्या बोला है, प्राइमरी फॉलिकल्स, है ना। अब लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट, अब लार्ज नंबर ऑफ ये फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाती हैं। जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है तो इनका नंबर 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय, अगर ये प्राइमरी फॉलिकल्स और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल से घेर ली जाती है और एक थिकर लेयर बन जाती है तो उसको हमने क्या बोला, आप सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, विच इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने बोला है एंट्रम, ठीक है। तो थीका लेयर है, अब ऑर्गेनाइज्ड होती है आउटर थीका लेयर के अंदर और इनर थीका इंटरना के अंदर, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यहाँ पे अटेंशन दो थोड़ा सा। एंड इट इज एट दिस स्टेज देन द प्राइमरी, तब होता है तब जो प्राइमरी oocyte अपना, द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट meiotic डिवीजन। अब जो प्राइमरी जो oocyte है अपना जो डिवीजन है वो कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है ये वाली बात। एंड इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, ये जो डिवीजन वो अनइक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो हमें एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte मिलेगी। प्लॉइडी क्या है, सेकेंडरी oocyte की हैप्लॉइड है, और हमें एक टाइनी पोलर बॉडी मिलेगी, छोटी सी पोलर बॉडी मिलेगी हमें, ठीक है। एंड सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट, यानी कि सेकेंडरी oocyte के पास सबसे ज्यादा क्या रहेगा, न्यूट्रिशन रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा,
ऑफ द प्राइमरी oocyte. कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? मैंने अभी बताया, एक तो पहला तो रीजन यही है कि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो स्पर्म अच्छे से अटैच हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, और जो नंबर है वो भी क्या हो जाएंगे, जो डिप्लॉइड है, जो प्राइमरी oocyte वो जो डिप्लॉइड थी, अब जो सेकेंडरी oocyte है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि हैप्लॉइड में ओवम बनना है तो जो न्यूक्लियस है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, ठीक है. डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? ये किसी किसी स्पीशीज के अंदर डिवाइड कर देती है, मैक्सिममली ये क्या करती है, डिजनरेट ही करती है. एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन, इसी का अभी तक कोई भी डिटेल स्टडी नहीं आई है. द टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस हो जाती है. अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाएगा. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन. अब सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक मेम्ब्रेन बना देती है, प्रोटीन की लेयर, जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं. तो ग्राफिन फॉलिकल अब रप्चर हो जाएगी और रिलीज क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte. यहाँ पर ओवम लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर ओवम लिखा हुआ है, लेकिन क्या आना चाहिए, इट रिलीज द सेकेंडरी oocyte from the ovary by the process जिसको हम ovulation कहते हैं. Can you identify the difference between spermatogenesis and oogenesis? ये आपका क्या है, होमवर्क है, मुझे बताना कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि ब्लड वेसल्स ये मेडुला पार्ट में थी, जो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर हमें फॉलिकल्स दिखाई देंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम प्रेजेंट होगा, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम और बड़ी हो जाएगी, ठीक है. फिर ये ओवम होगा, यानी कि जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन होगा, सेकेंडरी oocyte है वो बाहर जाएगी, ठीक है. और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर प्रेगनेंसी हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी. बच्चे यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेनली क्या आना चाहिए था, सेकेंडरी oocyte आना चाहिए था, ठीक है. सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है. तो ये सारी के सारी आपकी क्या थी, कहानी थी. और ये जो अभी हमने किया, जो भी हमने पूरी की पूरी जो oogenesis की, उसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था कि oogonia का माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, प्राइमरी oocyte बनेगी. ये जो प्रोसेस हो रही है फीटल लाइफ के अंदर हो रही है. अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट हो जाएगी एट द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, और जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब ये जो प्राइमरी oocyte है जिसके अराउंड फॉलिकुलर सेल्स है, जिसको हमने बोला था प्राइमरी फॉलिकल, चाहे प्राइमरी oocyte बोलो चाहे प्राइमरी फॉलिकल्स बोलो, इट्स अ वन थिंग, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है और ये डेवलप करना शुरू होगी, ग्रोथ करना शुरू करेगी, न्यूट्रिशन गेन करना शुरू करेगी, और बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक जब प्यूबर्टी आएगी, तब प्यूबर्टी आएगी, हार्मोनल चेंज होगा, तब हार्मोनल चेंज होगा तो ये जो सेकेंडरी जो oocyte है ये क्या करेगी, मतलब फर्स्ट जो म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा प्राइमरी oocyte का, और हमें फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगी और सेकेंडरी oocyte मिलेगी. अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिजनरेट कर जाएगी. सेकेंडरी oocyte का जो म्योटिक डिवीजन सेकंड है कब कंप्लीट होगा, ऑन द अराइवल ऑफ द स्पर्म. तो हमें एक ओवम मिलेगा और हमें मिलेगा सेकंड पोलर बॉडी. और ये सारी की सारी कहानी कब होती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर, ठीक है. तो ये पूरा की पूरी कहानी हमने कर ली थी. अब हम जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है. जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं. क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहला है म्योसिस सेकंड इन सेकेंडरी oocyte इज नॉट कंप्लीट. ये कब तक कंप्लीट नहीं होता म्योसिस सेकंड? ऑप्शन है बर्थ, यूट्रिन इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्यूबर्टी. तो कब तक नहीं होता, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब तक जो स्पर्मेटोसाइटेड का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है. सेकेंडरी oocyte का सेकेंड म्योसिस कब कंप्लीट होगा, ऑन द अराइवल ऑफ द स्पर्म. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड. द डिवीजन इन द सेकेंडरी oocyte, ये जो डिवीजन है सेकेंडरी oocyte का ये कब अरेस्ट होता है, ठीक है बच्चों. सेकेंड पोज कब लगता है, ये सेकेंड पोज कब लगेगा, मेटाफेज सेकेंड ऑफ म्योसिस सेकेंड, ठीक है. इस स्टेज के ऊपर दोबारा से पोज बटन दबता है. पहला पोज बटन दबता है डिप्लोटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द म्योसिस फर्स्ट, ठीक है. तो यहां से आएगा आपका म्योसिस फर्स्ट तो हट जाएगा कंप्लीटली. म्योसिस सेकंड के अंदर कौन सी स्टेज होगी, मेटाफेज सेकंड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन ओवम. तो यानी कि जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है अपने अराउंड एक लेयर बना देता है, ठीक है. और जो ये जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा. और ये जो जोना पेलुसिडा है बच्चे ये क्या होती है, नॉन सेलुलर होती है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या है, जस्ट लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेच्योर फीमेल गैमेट, यानी कि बनना शुरू कब हुआ? प्यूबर्टी से पहले। खत्म कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? oogenesis। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। मैंने अभी बताया था, जब मैंने आपको हार्मोनल कंट्रोल बताया था, क्या बताया था कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और ग्रेनुलोसा सेल का नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट हो जाएगा किसका? फॉलिकल्स का। किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस कितने गैमेट्स, यानी कि एक प्राइमरी oocyte सिंगल, ठीक है, सिंगल प्राइमरी oocyte। सिंगल प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिलता है बच्चे? सिर्फ सिंगल हमें मिलेगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है, यानी कि एक ही हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte और एक ही हमें क्या मिलता है? ओवम मिलता है। तो करेक्ट आंसर 1-1-1 चलेगा, ठीक है, oogenesis के अंदर। करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। कौन सी हैप्लॉइड है? मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड कौन सी रहेगी, मतलब पॉलर बॉडी हैप्लॉइड है। oogenesis के अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। oogenesis के अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो मैं लिख देती हूँ। कौन कौन सी है? पॉलर बॉडी, ठीक है, पॉलर बॉडी के बाद सेकेंडरी जो oocyte है ये भी आपकी हैप्लॉइड है, और ओवम ये हैप्लॉइड, ठीक है। जो डिप्लॉइड है ये सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या होंगी? आपकी हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। और जो डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर होती हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर होंगी? ये होंगी आपकी oogonia, ठीक है, oogonia एंड प्राइमरी oocyte, oogonia एंड प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो गई आपकी डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या थी? डिप्लॉइड। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट oocyte क्या रहेगी आपकी? हैप्लॉइड। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ मेयोसिस प्राइमरी oocyte फर्स्ट अरेस्ट, सॉरी प्राइमरी oocyte कब अरेस्ट होगी, यानी कि पहला जो पॉज बटन दबा वो कब दबेगा? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मियोसिस सेकंड तो आप हटा दो, एनाफेज भी गया, यहाँ पे प्रोफेज सेकंड भी गया, मेटाफेज भी गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओवर फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी oocyte, यानी कि एक प्राइमरी oocyte से, यानी कि वन प्राइमरी oocyte से कितने बनेंगे? मैंने बताया 1-1-1, ठीक है। सेकेंडरी oocyte भी 1, प्राइमरी oocyte भी 1, सॉरी सेकेंडरी जो oocyte है वो कितने होंगे आपके? प्राइमरी oocyte से एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम और एक ही सेकेंडरी oocyte, ठीक है। बार बार मैं स्पर्मेटोसाइट बोल रही हूँ, ठीक है, यानी कि एक सिंगल प्राइमरी oocyte से सिंगल सेकेंडरी oocyte मिलेगी और सिंगल ही हमें क्या मिलेगा? ओवम मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएट। अभी एनसीईआरटी की लाइन लिखी थी कि oogenesis शुरू कब होगा? बर्थ से पहले, यानी कि फीटल, यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही, फीटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फीटल लाइफ के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ओव्यूलेशन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अभी मैंने बताया जो एस्ट्रोजन है वो क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ये क्या देगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये जो पॉजिटिव जो फीडबैक देगा ये देगा LH स्कोर, इसी की वजह से क्या होगा? ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करेगी और ओव्यूलेशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यही सारे के सारे जो क्वेश्चन थे हमने किए। तो आज का जो लेक्चर था इसके अंदर हमने oogenesis किया और हमने किया पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक ही आपका मेंटी सेशन कंडक्ट होगा और आप अपना रिवीजन करो। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर से लेके टिल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने रिवाइज करना है।
अच्छे से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक ध्यान रखिए, अपना मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।